नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का स्वागत है युवाओं पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, युवा वो है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने हों। और अगर इन सपनों को साकार करने के लिए, इन सपनों को साकार करने के प्रोसेस में कोई कंधे पर हाथ रख दे तो शायद संघर्ष थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के इन सपनों को पूरा करने के लिए युवा नीति बनाई है। और आज जो युवा ब्रिगेड हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने इस युवा नीति से पहले सुझाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और समझाने का प्रयास किया कि आज का युवा क्या चाहता है। हमारे साथ जो आज इस ब्रिगेड में वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसा पुरस्कार अपने नाम किया जो मध्य प्रदेश में पहली बार दिया गया। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, युवा पुरस्कार दिया गया शुभम जी को, जो आज युवा ब्रिगेड में हमारे साथ मौजूद है। शुभम जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका बंसल न्यूज पे और आपको बधाई भी देती हूँ इस अवार्ड के लिए। युवा नीति प्रदेश में आ चुकी है, मुख्यमंत्री ने इसे लाया है युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। ये युवा नीति आज के समय में कितनी जरूरी थी और आगे ये कितनी ज्यादा सही साबित होगी? सबसे पहले बंसल न्यूज को धन्यवाद कि इस चर्चा को लोकव्यापी बनाने के लिए चर्चा आयोजित की है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 23 जुलाई 2022 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 23 जुलाई को जब यूथ महापंचायत का आयोजन पहली बार चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर किया गया, तो उस समय लगभग हम सब लोग उस यूथ महापंचायत में थे। जब यूथ महापंचायत के सभी प्रदेश भर के युवाओं ने अपने सुझाव दिए, तो उन सुझावों में एक सुझाव ये भी था कि मध्य प्रदेश की नई युवा नीति बने, और दूसरा सुझाव था कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक युवा पोर्टल हो जहां पर वे अपनी बात रख पाए और सरकार अपनी बात वहां पर व्यक्त कर पाए। तो दोनों काम अभी हाल ही में आपने देखा हो कि नई युवा नीति भी आई और युवा पोर्टल का लोकार्पण भी हुआ। मुझे लगता है कि इससे पहले भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति बनी। चूंकि मैं नेशनल यूथ अवार्डी भी हूं, तो उस नाते से भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति में भी हमने अपने सुझाव दिए। और उसके बाद जब राज्य की युवा नीति बनी, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने लोक व्यापीकरण करते हुए, चाहे वो माईगॉव पोर्टल पर सुझाव लेने की प्रक्रिया हो, उच्च शिक्षा संस्थानों में, महाविद्यालयों और विद्यालयों में सुझाव लेने की प्रक्रिया हो, लगभग 10,000 से अधिक लिखित सुझावों के आधार पर कि हमारा युवा चाहता क्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की युवा नीति एक ऐसी युवा नीति है जिसमें अगर कला की बात है तो रोजगार की भी बात है। और मध्य प्रदेश में मेरा गौरव मेरा मध्य प्रदेश, तो सभी प्रकार का जिन बातें जो आज की आवश्यकता है, स्टार्टअप हो, चाहे इनोवेशन हो, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां हो, जनजातीय कलाएं हो, एनएसएस हो, एनसीसी हो, इस प्रकार की सभी बातों का समावेश मध्य प्रदेश की नई युवा नीति में है। और जब आप उस युवा नीति को पढ़ोगे तो पहले ही सेंटेंस में जब उसके कवर पृष्ठ पर हम लोगों का चित्र भी लगा हुआ है उसमें, और आप देखेंगे विवेकानंद जी का चित्र है, जिस आप सपने की बात, आपने विवेकानंद जी की सपने की बात कही, उसमें लिखा है उठो जागो। तो मुझे लगता है कि विवेकानंद जी के सपने और मध्य प्रदेश के आज के नौजवानों के सपनों के अनुरूप वो युवा नीति तैयार की गई। बहुत सही कहा आपने। और जिस तरह से जिक्र किया गया कि हम सीखेंगे भी, आगे बढ़ेंगे और कमाएंगे भी, क्योंकि जब हम शिक्षा के पायदान को पार करते हैं और रोजगार की तरफ अपना पैर बढ़ाते हैं, तो बीच में एक समय आता है, वो होता है संघर्ष का। और मुझे लगता है कि सरकार ने उसी ओर अपना कदम आगे बढ़ाया। युवाओं को संघर्ष के समय में संबल प्रदान करने के लिए इस युवा नीति को लाया गया है। रक्षा हमारे साथ मौजूद है। रक्षा, जिस तरह से युवा नीति को लॉन्च किया गया, समझाया गया युवाओं को कि अब उन्हें इसका क्या लाभ मिलने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अंडरलाइन किया गया, कोट किया गया, तो वो था 8,000 रुपए महीना युवाओं को दिया जाएगा ताकि वो स्किल्ड बने, डेवलप करें और साथ ही साथ कमाई भी करें। इसको कैसे देखती हैं? जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू हम थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा लेते हैं, पर प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी ये योजना लाई है जिसके थ्रू ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले पाएंगे, ट्रेनिंग होगी, उसके साथ प्रोत्साहन राशि है 8,000। तो इससे ना युवा निराश नहीं होगा, उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ वो सीख भी रहे हैं और वो कुछ कमा भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोझ बन रहे हैं, क्योंकि होता है एक समय पर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं या हम अपने परिवार को चला नहीं पा रहे हैं, हम बहुत पीछे आ गए हैं। लेकिन अब इसके थ्रू जिस फील्ड में आप अच्छे हैं वो आप वहाँ पे इसको डेवलप कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी इंक्रीज कर सकते हैं और इन विभिन्न जगहों से आप प्रोत्साहन पा सकते हैं। बिल्कुल, पुरु हमारे साथ मौजूद है। पुरु, आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जब ये सोचा जा रहा था कि युवाओं को एक पॉलिसी की क्यों जरूरत है। जब हम बात करते हैं आज के युवाओं की, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इन युवाओं में होता है। वो 12th पास आउट हो चुके हैं, कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है। कुछ ऐसे भी युवा हैं जो चाहते हैं कि वो बिजनेस करें,
व्यापार में आगे बढ़ें, कुछ अपना बिजनेस शुरू करें, लेकिन शायद उनको वो जगह नहीं मिल पाती जहां वो उसको डिस्कस कर पाए। इंक्यूबेशन सेंटर मुख्यमंत्री का कहना है अब बनाए जाएंगे, सरकारी इंक्यूबेशन सेंटर होंगे जहां युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? प्रदेश सरकार द्वारा समग्र एवं व्यापक दृष्टिकोण के साथ युवाओं को प्रोत्साहन और उनके सर्वांगीण विकास के लिए यह युवा नीति लॉन्च की गई है और इस दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास भी किए गए हैं। जिस तरह से युवा नीति में प्रावधान किया गया है कि एक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, हमारे आज के समय में एक बड़ी ज़रूरत है कि युवाओं को एक दिशा देना, उनको मार्गदर्शन देने के लिए इस दिशा में ये युवा नीति सार्थक साबित होगी। आज जब हम बात करते हैं स्किल भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये संकल्प दिया था, ये हमको मंत्र दिया था कि कौशल संपन्न और आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। तो इसके लिए युवा नीति में ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए हैं कि जो युवाओं को विभिन्न माध्यमों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना प्रोत्साहन देंगे। जैसा कि इसमें कहा गया, युवाओं के नेतृत्व क्षमता का विकास, उनकी आध्यात्मिक के साथ भौतिक एवं वैज्ञानिक अभिरुचियों का उनमें विकास करना और उनमें ऐसी नेतृत्व क्षमताओं का विकास करके उनको एक ऐसी दिशा देना कि वो आत्मनिर्भर और सशक्त मध्य प्रदेश में भी अपनी सहभागिता दे पाए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। जिस तरह से देखिए आज के समय में हम देखते हैं युवाओं में ये भी एक कंफ्यूजन रहता था कि खेल के जगत से अगर वो खेल के जगत में जाते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हैं या कला के क्षेत्र में जाते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा रोजगार मिल पाएगा जिससे वो अपना घर चला सकेंगे, अपना भविष्य गढ़ सकेंगे। ऐसे में एक मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो शायद ये युवा नीति करने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप अपने बारे में जरूर कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा जोशी है। मैं एक अधिवक्ता और एक लेखिका हूँ। युवा नीति पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा को आयोजित किया। युवा नीति के बारे में मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम संविधान की बात करते हैं तो हम कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। उसी प्रकार से उस युवा नीति के बारे में भी कहना चाहूँगी कि बाय द यूथ, फॉर द यूथ एंड ऑफ द यूथ। क्या बात? युवा नीति का सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कोई कानून या कोई योजना आती है तो हम उस पर ये देखते हैं कहीं कोई ऐसा पहलू तो नहीं है उसमें जो नियम कानूनों का उल्लेख कर रहा हो, जो संविधान का उल्लेख कर रहा हो। युवा नीति को जब मैंने पढ़ा, जब उसके उद्देश्यों को आप पढ़ेंगी तो आप ये पाएंगी कि उसमें संवैधानिक आत्मा का सृजन है। संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, युवा नीति में वो उद्देश्य, युवा नीति के उद्देश्यों के तौर पे वो नीति निर्देशक तत्व बहुत ही भली भांति परिलक्षित होते हैं। इसीलिए और युवा नीति का जो एक मेन मोटिव है, सबसे पहले तो मैं एक ये बात भी और बताना चाहूँगी, वैसे तो ये एक तरीके से उल्लंघन माना जाता है कि आप स्टार्टिंग के रिमार्क्स में डेटा ना प्रेजेंट करें तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा यूथ अंडर 25 और 60% से 65% से ज़्यादा 35 की एज के हैं। तो ऐसे में हम एक युवा देश के नाम में रूप में भी जाने जाते हैं और युवाओं के लिए आज बहुत ज़रूरी है उनका कौशल विकास हो। पीएम कौशल विकास योजना जब शुरू की गई थी उसको हमने जहाँ की देखा, बहुत सारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और एक दिशा भी पाई उसके अनुरूप। उसी तर्ज पर जो ये मध्य प्रदेश में जो कौशल विकास योजना का जो शुरुआत हुई है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये बहुत ही आगे जाएगी और एक सफल प्रयास रहेगा ये, जो कि ज़रूरी भी है आज के युग में, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जैसा कि रक्षा ने कहा वो मिलती है, लेकिन उसके साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबी ज्ञान और जो वास्तविकता में वो जीवन जीना रहता है वो ज्ञान बहुत ही अलग है और उसके प्रोज एंड कॉन्स जो बोलते हैं वो जानना युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस कौशल विकास योजना से वो जान पाएंगे बेहतर तरीके से। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि अंडर स्किल्ड होना भी युवाओं को रोजगार न मिलने का एक कारण हो सकता है और शायद मुख्यमंत्री या ये कहा जाए कि सरकार ने ये समझा और इसको अब दूर करने का प्रयास किया है कि अंडर स्किल्ड अगर युवा है उन्हें स्किल करके आगे उनके भविष्य को और भी ज्यादा उज्जवल किया जाए। हमारे साथ अंकित मौजूद हैं। अंकित, जिस तरह से हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आते हैं हम सभी पेपर में अपीयर करना चाहते हैं, कई बार ट्रायल्स देने के बाद हम उसमें असफल होते हैं, तो कभी कभी आर्थिक जो तंगी है, यानी ये कहा जाए हम आर्थिक रूप से इतने अगर सशक्त नहीं हैं, कमजोर हैं, तो फिर उस फीस को भरने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है पूरे परिवार को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपीयर होने दे। ऐसे में इस युवा नीति में इस चीज को भी प्राथमिकता दी गई कि अब आप एक बार फीस भरिए और आप जितने एग्जाम्स साल भर में उन्हें आप दे पाएंगे, अपीयर हो पाएंगे। इससे उन युवाओं को कितना फायदा मिलेगा जो शायद कहीं ना कहीं दबे मन से ये चाहते थे कि ऐसा हो।
जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं खुद एक प्रतियोगी परीक्षाओं को मतलब तैयारी कराता हूं और मैंने खुद तैयारी भी किया हुआ है। अमूमन अगर मैं बताऊं तो मेरे हर साल लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये फॉर्म भरने में निकल जाते थे। और ये एक उस युवा के लिए आर्थिक वजह मतलब भार होता है जो तैयारी कर रहा होता है और घर से पैसे मंगा रहा होता है। क्योंकि अगर उसको अमूमन अगर एक साल में अगर 8 से 10 एग्ज़ाम दे रहा है वो, और मिनिमम से मिनिमम 500 रुपये कॉस्ट होता है एक एग्ज़ाम का फीस का, तो 5 हज़ार तो उसके ऐसे चले जाते हैं। एग्ज़ाम के फ़ीस के साथ साथ उसको किताबें खरीदनी पड़ती है, और उसके बाद उसका ट्रैवलिंग मतलब जब वो एग्ज़ाम देने जाता है एक शहर से दूसरे शहर में, तो वो भी खर्चा आता है। तो एक तरीके से एक एग्ज़ाम के ऊपर तकरीबन उसका ऑन एन एवरेज 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। और मैं मतलब मध्य प्रदेश सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि आप एक टाइम रजिस्ट्रेशन कराइए और एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, और बार बार जब भी नोटिफिकेशन आते हैं और फॉर्म ओपन होता है तो आप उसी से भर सकेंगे। तो उससे ये होगा कि उसका जो आर्थिक मतलब एक तरीके से जो भार होता है वो कम होगा। उसको बार बार फॉर्म भरने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। कई बार संकोचवश ऐसा होता है कि जब सफल नहीं होता है तो घर पे वो बार बार पैसे नहीं मांगा पाता है, वो दोस्तों से कहता है, और दोस्तों से कितनी बार मांगेगा, एक बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, और बार बार एक ही दोस्त से नहीं मांग पाता है बार बार। तो इस तरीके से उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी होता है, आर्थिक भार भी होता है, जो कि सरकार ने जब ये वन टाइम एग्जाम फीस करके जो कहा है वो बहुत एक अच्छी पॉलिसी है, जो कि युवाओं को एक तरीके से फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट भी करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से हमने देखा है कि आज के युवाओं में हिचक भी बहुत होती है घर से पैसे मांगने में, शायद इसलिए मुख्यमंत्री ने इसको भी समझा, सरकार ने ये समझा, और हमने ये भी देखा कि जो 8,000 एक तरह से वो प्रोत्साहन राशि है कि वो खुद ही इतने सशक्त हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं कि अपने एग्जाम्स भी देते रहें, स्किल्ड भी होते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्राची, स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से डिजिटलाइजेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आज के समय में हमें स्किल पे ध्यान नहीं दिया गया, हमने स्किल डेवलपमेंट युवाओं का नहीं कराया, तो आप हमारे देश को आगे कैसे देखती हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्राची गौर है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्किल हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बेसिक हम पहले ये बोलते हैं कि युवा नीति जो आई है वो युवाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाती है। अब जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने बात करी है, कौशल कमाई योजना आई है, इसी तरह से मेधावी जो योजना है उसकी जो भी वार्षिक आय है उसकी भी 8 लाख बढ़ा के कर दी है। इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है प्रदेश की सरकार ने करी है। उसी तरह से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे पहले ये होता था कि मेडिकल कॉलेज में जो प्राइवेट और सरकारी जो चीज़ें थी वो सिर्फ ये होता था कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई जाएगा तो प्राइवेट वाले जो स्कूल के बच्चे हैं वही जाएंगे। अब प्रदेश की सरकार ने ये भी कहा है कि अब इस मेडिकल कॉलेज में 2 लिस्ट बनाई जाएंगी, जो कि एक गवर्नमेंट की और एक प्राइवेट की होंगी, और एक जो पूरी लिस्ट जो 2 लिस्ट में से एक लिस्ट जो पूरी आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज के ही, सरकारी स्कूल के ही बच्चे रहेंगे। इसमें उन्होंने 5% आरक्षण की भी बात करी है। तो इस तरह से मुझे यह लगता है कि जितना स्किल युवा होता है उतना ज़्यादा ही वो आगे जाके कर पाता है, क्योंकि हम जब डिपेंडेंट होते हैं तो हम अपनी चीज़ें, हमें क्या चीज़ कहाँ पर, अगर हमें 8,000 भी मिल रहा है तो वो 8,000 भी हमें समझ में आता है कि हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं कि 8,000 भी हमारे लिए बहुत हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी कहना मैं चाहूँगी कि सरकार ने ये भी चीज़ बताई है, 8,000 योजना जो उन्होंने स्टार्टअप की भी एक बात करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि 8,000 आपको, हम तो सरकार की तरफ से तो हम आपको 8,000 देंगे ही देंगे। जब आप दूसरी किसी कंपनी में जा रहे हैं या आप मैनेजमेंट का लेकर जा रहे हैं या आप किसी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से भी मिलेगा और सरकार भी आपको कम से कम 8,000 तो देगी ही देगी। तो इस तरह से जो पूरा अमाउंट बनता है तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा को बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि देखिए, प्राची ने आरक्षण वाला जो मुद्दा उठाया है कि 2 लिस्ट बनेंगी, सरकार ने कहा है। ज्यादातर देखा जाता है कि युवाओं को एक सा महसूस कराना भी बहुत जरूरी होता है। आज के समय में जैसे आक्रामक बिहेवियर हो जाता है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी आप डिप्रेसिव हो जाते हैं। युवाओं को एक समान डील करने के लिए या उनको ये जताने के लिए कि आप सभी एक जैसे हैं, सरकारी और प्राइवेट में ये वो भेदभाव है उसको भी खत्म करने का प्रयास किया गया। चलिए, युवा नीति पे हमने चर्चा कर लिया। अब एक रैपिड फायर लास्टली मैं चाहूंगी, एक शब्द में आप सभी बताएं मुझे कि युवा नीति को देखकर आपके मन में क्या शब्द आता है। ठीक है, सबसे पहले प्राची आपसे इस वाले। युवा नीति को देखकर मतलब मेरा पहला तो यही मैं बोलूंगी कि ये एक वर्ड में मैं बोलना चाहूंगी कि इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस किया है। इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से एक जो वर्ड मुझे रैपिड आ रहा है वो इम्प्रूवमेंट है। कि मुझे लगता है कि सरकार का जो पहला है कि जितना ज़्यादा, क्योंकि जितने युवा हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी सेम ही लेवल का स्किल रखते हैं, जो नीचे उन्होंने सबको मतलब बराबर किया, बराबर का दर्जा दिया। चलिए, प्राची ने बोला है इम्प्रूवमेंट। जी रक्षा। क्षमता का सही उपयोग।
जो बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। दीक्षा, मैं युवा नीति को एक शब्द में प्रोग्रेसिव कहना चाहूँगी। प्रोग्रेसिव जी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के थ्रू युवाओं को जो प्रोग्रेस है उसमें हेल्प मिलेगी और सरकारी और प्राइवेट का जो भेद था उसको भी खत्म किया। चलिए ठीक है। अंकित, उम्मीद क्योंकि ये है कि युवा प्रयास करेगा, सरकार उनके साथ है। क्या बात है जी। शुभम, शासन के नीति निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास। चलिए पुरु, सशक्त एवं समृद्ध मध्य प्रदेश की नींव, यानी युवाओं को एम्पावरमेंट की ओर आगे, युवाओं को एम्पावर किया गया। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि इन युवा ब्रिगेड जो उस प्रक्रिया में शामिल हुए थे ये हमसे बेहतर जानते हैं कि इस युवा नीति की क्या जरूरत थी और शायद उस जरूरत को इन्होंने समझा है। एक सवाल मेरा पर्सनल युवा नीति से अलग हटके, मैं चाहूंगी कि आप में से कोई एक हाथ ऊपर करें जिससे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, मेरा सीक्रेट सवाल। कोई आप में से? शुभम जी, आप जवाब देंगे? चलिए शुभम जी से मैं पूछ लेती हूँ। शुभम जी, जिस तरह से हमने देखा आजकल के युवाओं का जो इंटरेस्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है, किस ओर ऐसी जगहों में वो ज्यादा काम करना चाहते हैं जो शायद पहले हमारे जमाने में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। चाहे वो यूट्यूबर हो, वो अपनी शर्म हया को हटा के एक छोटे से ठेले या फूड ट्रक की शुरुआत करना चाहते हैं। युवाओं के बदलते इस इंटरेस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए युवाओं का ये चेंज ऑफ इंटरेस्ट भी काम आएगा? देखिए, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि अब परंपरागत तौर से हटके नए दौर में हम लोग हैं जी। एक समय यूट्यूब पर आना, फेसबुक पर आना, सोशल मीडिया पर आना ये माना जाता था कि ये सभी के लिए नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जिस कला को कई बार छत्तीसगढ़ में कोई बालक गाना गा के लाखों की तादाद में कहीं पश्चिम बंगाल में कोई सड़क पर तो मुझे लगता है कि जो कला और परंपरा की बात थी, परंपरा अपनी जगह है, लेकिन जो दायरा बदला है कि आप किसी को कला पत्रकारिता में जाना है, खेल पत्रकारिता में जाना है, तो दौर अलग अलग दौर बदले हैं। और इस युवा नीति में भी ये बात कही गई है कि अगर आप परंपरागत हथकरघा को बढ़ावा देते हो, अगर वहीं पर आप कोई उद्योग शुरू करना चाहते हो तो आपको उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। कोई स्ट्रीट फूड से लेकर जो भी नई नई बातें हैं, नए नए दौर की चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ धार में अभी धार या खरगोन में ही प्रधानमंत्री जी की जो नई प्रक्रिया है उसके तहत उद्योग का सृजन होना है। तो इस प्रकार से बहुत तेजी से दौर बदला है। उस बदलते दौर में सरकार ने भी अपनी भागीदारी को भी अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। नहीं तो पहले ये माना जाता था कि नीति बनाने का काम यानी एसी चैम्बर में बैठकर नीति बनाना। बिल्कुल। लेकिन जो भागीदारी से नीति बन रही है तो कुम्हार की क्या उपयोगिता है और एक सुनार की क्या उपयोगिता है, दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रक्षा, एक सवाल आपसे। जब बात हो रही थी कि जितनी ज्यादा भाषाएं युवाओं को आएंगी उतने ज्यादा उनके लिए रोजगार के भी नए आयाम होंगे सामने और उनके लिए एक फील्ड का भी विस्तार होगा और भी फील्ड उनके लिए खुल जाएंगे अगर आप बाइलिंगुअल हैं या 2 से ज्यादा भाषा जानते हैं। जब हमारे देश में ये नीति लाई गई कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, उस डिसीजन को आपने किस तरह से देखा? उस डिसीजन को ऐसे लिया जाता है कि कई जगहों पर जो मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इतना कॉन्वेंट स्कूल या बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा पाते, जिससे उनको इंग्लिश बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन उनका दिमागी क्षमता इतनी होती है कि वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर उनके खुद की भाषा में अगर ये पेपर हुआ तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो उस चीज़ को वो कोप अप कर पाएंगे, उस चीज़ में वो अपने भागीदारी दिखा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से हमने देखा एक डर भी युवाओं के मन में होता है और अगर उस डर को हम खत्म कर दें, और वो डर खत्म ही तब होता है जब हमें शायद एक नई दिशा दिखती है ना, एक ऐसी उम्मीद जागती है हमारे मन में जो हमें ये बताती है कि चलिए ठीक है, आपके मन में जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए कोई है। तभी हमने वो डिजिटल पोर्टल का भी जिक्र किया जो अब शुरू होने वाला है। युवाओं के लिए वो स्पेशल पोर्टल होगा जहां हम अपनी समस्याएं बता पाएंगे। शायद कुछ युवा अपनी भड़ास निकाल पाएंगे जिन्हें सही नहीं मिलता मार्गदर्शन, या ये कहा जाए कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा कोई नहीं बता पा रहा, उन्हें वो पंख कोई नहीं दे पा रहा जिससे वो काफी ऊंची उड़ानों को बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी युवाओं का। और युवा नीति पे हमने चर्चा की है और मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत जरूरी भी थी। और आज के समय में जब ये कहा जाता था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो अब मुझे लगता है कि स्किल्ड होगा इंडिया तो और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।